अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी मुझे जूम पे सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 10 को हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और हमने नॉलेज 10.1 को अच्छे तरीके से समझ लिया था। हमने इसमें क्लियरली देख लिया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड से क्या मुराद होता है, ग्रुप से क्या मुराद होता है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर। इस लाइन को आज हमने समझना है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड के बारे में हम अच्छी तरह जान चुके हैं। आज हम फर्दर इस लाइन के बारे में बात करेंगे और इससे आगे आने वाले एसएलओ के बारे में भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर करो कि क्या आपको एलिमेंट्स की ये दो टर्म्स क्लियर है। एक होती है एटॉमिक नंबर और दूसरी टर्म होती है एटॉमिक मास। जी, क्या आपको थर्ड चैप्टर में ये चीजें क्लियर करवा के आए थे हम? एटॉमिक नंबर से मुराद क्या होता है और एटॉमिक मास से क्या मुराद होता है? बताओ भी, एटॉमिक नंबर क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। और आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट का मतलब है किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। जी बिल्कुल ठीक बोला, कितने प्रोटॉन हैं। और जबकि एटॉमिक मास, या जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब आपसे मैं पूछना ये चाहता हूं, किसी भी एलिमेंट की अल्टीमेट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अल्टीमेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मैं पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अल्टीमेट प्रॉपर्टी का मतलब है जो मसलन मेरे पास एक खसूसियत है, वो मेरी है बस, वो किसी और की, तो ये मेरी अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक होगी जो मेरी है सिर्फ। तो आप मुझे बताओ, एक एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक नंबर उसकी अल्टीमेट प्रॉपर्टी होगी या एटॉमिक मास उसका अल्टीमेट प्रॉपर्टी होगी? कौन सी होगी दोनों में से? शाबाश बोले। किसी एक को अगर मैंने प्रेफरेंस देनी है कि ये सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी और किसी की नहीं हो सकती, शाबाश, बिल्कुल, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एटॉमिक नंबर तभी तो हम एलिमेंट्स का इसको आईडी नंबर कहते हैं कि ये एक एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, किसी और का नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि पीरियोडिक टेबल को देखते हैं और देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसकी बेस पे अरेंज किया हुआ है, एटॉमिक नंबर की बेस पे किया हुआ है या एटॉमिक मास की बेस पे। तो पीरियोडिक टेबल खोलें जी हमारे लिए। जी जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम जान चुके थे कि वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं? ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज क्या हैं? पीरियड। एक ग्रुप क्या बताता है और एक पीरियड क्या बताता है, इस बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। सबसे कम, देखो, पहले तो जान लो कि हर एलिमेंट के एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है और एक नंबर उसके नीचे लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला नंबर है वो एटॉमिक नंबर है, और नीचे वाला जो नंबर है वो एटॉमिक मास है। ओके हो गया? अब आप मुझे बताओ कि पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटॉमिक नंबर, अगर आपके पास भी पीरियोडिक टेबल है तो देख लें, वैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन। सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर को देखा जाए तो फिर किसकी बारी आती है? शाबाश, हीलियम। इसको फुल स्क्रीन आने दें, हीलियम। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी करूंगा, ध्यान से आपने जरा अपने होशो हवास में रहना है। अच्छा, हीलियम के बाद टू 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 था ना हीलियम का, तो लिथियम का क्या है? 3। अच्छा, लिथियम के बाद बेरिलियम का क्या है? 4। अच्छा, बेरिलियम के आगे देखो तो बोरोन का क्या है बेटा? 5। कार्बन का क्या है? 6। नाइट्रोजन का क्या है? 7। ऑक्सीजन का क्या है? 8। क्लोरीन का क्या है? 9। नियोन का क्या है? 10। तो अब मेरे सवाल के लिए तैयार हो जाओ सारे। सवाल मेरा यह है कि अगर मैं एटॉमिक नंबर को इंक्रीमेंट बेस ना बनाऊं, अभी तो बेस किसको देखा आपने? एटॉमिक नंबर 1 से कहां जा रहा है? 2। 2 से कहां जा रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, बढ़ता जा रहा है। मैं फर्ज करो एटॉमिक नंबर की बजाय एटॉमिक मास को
क्राइटेरिया बनाऊं कि मैं उसकी बेस पे तरतीब दूंगा। तो मुझे बताओ, शाबाश, सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? हाइड्रोजन ही आएगा ना। कौन आएगा? हाइड्रोजन। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। अभी बेटा मैं सवाल आपका लेता हूं। हाइड्रोजन नीचे 1.008 लिखा हुआ है, ये 1.008 क्यों लिखा हुआ है? इसी तरह अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखो तो जितने भी नीचे मासेस लिखे हुए हैं, एटॉमिक मासेस, वो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। जैसे नियोन का देखो 20.18 लिखा हुआ है, और नियोन का तो आपने थर्ड चैप्टर में निकाला भी था। तो मैं आज आपसे सवाल करता हूं, क्यों एटॉमिक मास की बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज नहीं किया गया? क्या बस सोचें। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर उनको दिया गया है उसके जो अगला बिल्कुल जैसे कि अभी क्लोरीन है और नियोन है, क्लोरीन जो है ना उसके अगला जो होता है ना उसका एलिमेंट नियोन उसके साथ उसकी मैच करेंगे, नहीं इस वजह से इनको चॉइस किया नहीं नंबर नहीं नहीं, नहीं। दिया। आप अभी जो है ना, आप लेक्चर काफी मिस कर किए हैं आपने। ये बात नहीं है। आपने कल पहले दो लेक्चर समझ रहे हैं। कल हमने देखा था कि ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट वो आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। कल हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना ये। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, नियोन के कितने आइसोटोप थे? बस मुझे ये बता दो। याद आ रहा है आपको? नियोन थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, नियोन के कितने आइसोटोप थे? नियोन के कितने आइसोटोप थे? शाबाश शाबाश, याद करो। दोबारा बताऊं आइसोटोप्स क्या होते हैं? 3 आइसोटोप्स थे। नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। अगर मैं बेस एटॉमिक मास को बनाता हूं तो मुझे यहां पर नियोन के कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे? 3। कौन कौन से? 20 वाला भी, 21 वाला भी, और 22 वाला भी। हर एलिमेंट के फिर एक से ज्यादा बॉक्सेस होंगे, क्योंकि किसी ना किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप है, किसी के 3 है, किसी का एक भी है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने की बुनियाद एटॉमिक मास बना लेता हूं, तो फिर मैं तमाम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को भी अरेंज करूंगा, और वो मेरे लिए बड़ा मसला है। इसलिए एटॉमिक मास को बुनियाद नहीं बनाया। किसको बुनियाद बनाया? एटॉमिक नंबर। नियोन के जो 3 आइसोटोप थे, कौन कौन से? 20, 21, 22। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या था? 10, 10, 10। याद आ रहा है आपको? तो अगर मैं मास, एटॉमिक मास को बेस बनाता पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में, तो सबसे बड़े फॉल्ट में से एक फॉल्ट क्या था? आइसोटोप्स को कोई जगह ना मिलती। जबकि एटॉमिक नंबर की बेस पे करने पे क्या हुआ? आइसोटोप्स को भी जगह मिल गई। और जबकि हमने हर एलिमेंट का जो लिखा है नीचे 20.180, जो एवरेज ये जो नीचे एटॉमिक मास लिखा है, आपको पता ही हमने एवरेज निकाला था रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके। याद आ रहा है आपको? जी अभी था, क्या क्वेश्चन है आपका? एक टर्म ये भी होती है कि, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, तो नहीं, इसमें एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? तो इससे भी तो हम लोग इसको एटॉमिक नंबर से अरेंज कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल। मैं वही तो कह तो रहा हूं कि हाँ। प्रोटॉन उनके उतने ही होते हैं, इस वजह से उनको शायद ऐसे अरेंज किया। जी दोबारा पूछे, क्या पूछा आपने? जैसे अब ऑक्सीजन में होंगे 8 प्रोटॉन्स, तो इस जी वजह से इसको नाम दिए गए 8। फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन्स होंगे, तो इस बेस पे तो इनको एटॉमिक नंबर दिया गया होगा और एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया। डेफिनेटली एटॉमिक नंबर पे अरेंज करने का मकसद, जो मेन मकसद था वो ये था कि आइसोटोप्स कवर हो रहे थे। आइसोटोप एक एलिमेंट के जितने भी हों, एक चीज उन सबकी सेम होती है, और वो क्या सेम होती है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक हो गया जी। आसिफ जावेद, आपने हैंड रेस किया था, आप जरा क्वेश्चन कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जी जी दोबारा पूछें, आवाज कम है। चले मैं आपको एक सिमुलेशन पे दिखाता हूँ आइसोटोप्स क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको अच्छे तरीके से थर्ड चैप्टर में बताया है, तो हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं जी आइसोटोप के बारे में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अरेंज ही आइसोटोप की बेस के ऊपर है। तो अभी मैं आपको आइसोटोप्स के बारे में रिकॉल कर देता हूं।
अच्छा जी, ये देखें जी, आइसोटोप कुछ इस तरह थे कि ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में मैं नियोन को ही लेता हूं जो आपकी सिलेबस में एग्जांपल भी है। अच्छा, अब जरा देखें नियोन में, आप जरा देखें इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें आपको नजर आती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी ऊपर आप टेबल देख सकते हैं, उस टेबल में आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं 10 प्रोटॉन है, और याद रखिए जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही न्यूट्रॉन है। बहरहाल न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तादाद को इकट्ठा करें तो 20 बनती है, जो कि मास नंबर है, और इनका वजन निकाल दिया जाए तो क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। तादाद, नंबर, वजन, मास। जैसे वजन निकाला जाए तो वो भी तकरीबन 20 AMU है, लेकिन तादाद निकाली जाए तो वो क्या है, 20। समझ आ गया। अच्छा, ये 19.99 जो वजन है, ये कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन का। एक काम करते हैं, इसमें एक न्यूट्रॉन और ऐड करते हैं, देखते हैं कि न्यूट्रॉन ऐड करने से क्या नियोन बदला। नियोन तो वही रहा, बस नियोन 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया। अच्छा, इसका मतलब बेटा एक बात तो क्लियर हो गई कि न्यूट्रॉन की तादाद के कम ज्यादा होने की वजह से एलिमेंट अपने आइसोटोप्स में इंटर कन्वर्ट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, मैं यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आप देखें, जैसे मैंने हाइड्रोजन पे क्लिक किया तो कितने प्रोटॉन आए, एक। हीलियम पे क्लिक किया तो कितने प्रोटॉन आए, दो। लिथियम पे किया तो तीन, ब्रिलियम पे किया तो चार, बोरोन पे किया तो पांच, छह, नाइट्रोजन पे सात, ऑक्सीजन पे आठ, फ्लोरीन पे नौ, नियोन पे 10। इसका मतलब है प्रोटॉन नंबर खास है जो हर एलिमेंट का अपना अपना है। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट लेके उसमें न्यूट्रॉन की तादाद को कम ज्यादा कर दूंगा तो एलिमेंट तो नहीं चेंज हो रहा है, एलिमेंट तो वही रह रहा है, लेकिन उसका क्या बन रहा है, आइसोटॉप बन रहा है। क्या बन रहा है, आइसोटॉप। अब आइसोटोप नियोन के कितने होते हैं, 20 वाला भी होता है, 21 वाला भी होता है और 22 वाला भी होता है, और नीचे लफ्ज लिखा हुआ है स्टेबल। इसका मतलब ये स्टेबल भी होता है। अगर मैं एक और न्यूट्रॉन एंटर कर दूं तो वो स्टेबल की बजाय क्या होगा, अनस्टेबल। इसका मतलब नियोन के नेचुरली कितने आइसोटोप मिलेंगे, शाबाश, कितने आइसोटोप मिलेंगे बेटा, 3 आइसोटोप मिलेंगे। कितने आइसोटोप मिलेंगे, 3 आइसोटोप। अब जरा ये गौर से देखिएगा, ये नियोन है और ये नेचुरली मिक्स। ये देखिए, इसमें आपको जो पर्पल कलर नजर आ रहा है वो किस का नजर आ रहा है, नियोन 20 का। ये मैं बाजार से नियोन गैस लेके आया हूं। अच्छा, इसमें जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर, वो किसका नजर आ रहा है, नियोन 21 का। और रेड कलर किसका नजर आ रहा है, नियोन 22 का। अब मैं इन तीनों नियोन आइसोटोप्स की नुमाइंदगी चाहता हूं पीरियोडिक टेबल में। तो बताओ, जब मैं इन तीनों की नुमाइंदगी करना चाहूंगा पीरियोडिक टेबल में तो मैं किसकी करूंगा, भाई मैं एक नंबर एवरेज निकालूंगा जो तीनों के लिए यूज हो सके। और एवरेज क्या निकला, शाबाश, आपने देखा होगा। इसको जरा पीरियोडिक टेबल खोलें। एक मिनट बेटा, मैं आपका क्वेश्चन भी लेता हूं। ये देखें 20.180, तो ये नियोन का क्या लिखा हुआ है, एवरेज। लेकिन तीनों नियोन के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तीनों नियोन के अंदर प्रोटॉन कितने थे, 10। समझ आ गया, तो वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। जी आसिफ जावेद, क्या सवाल था आपका। तो यार अगर नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 10 है, तो उसमें जो वो 11 पे अनस्टेबल नहीं होता, 13 पे अनस्टेबल होता है, 20 पे मतलब अनस्टेबल हो जाता है, 20 पे अनस्टेबल नहीं होता, 21 पे तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा आपको बताया तो था चैप्टर 3 के अंदर के हर एलिमेंट के अंदर खास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद होती है जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। अगर न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के बराबर बराबर रहेगी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट की निशानी है। अगर न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल। और ऐसा न्यूक्लियस फिर क्या रिलीज करता है, रेडिएशंस, जिन्हें हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का नाम भी दिया था। याद आ गया आपको, ओके। चलें जी, तो मुझे बताएं, शाबाश, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
किस बेस पे अरेंज किया हुआ है, किसकी इंक्रीमेंट की बेस पे अरेंज किया हुआ है, एटॉमिक नंबर की इंक्रीमेंट की बेस पे अरेंज किया हुआ है, एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे, एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट है जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, 7, 14 एंड 15। अच्छा शाबाश, नीचे वाले जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, ए, और ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है शाबाश, जेड। अब ये दो नाइट्रोजन के आइसोटोप हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। फर्क है तो किसका फर्क है, मास नंबर का फर्क है। जल्दी जल्दी बताएं, मुझे टाइम नहीं है, टाइम कम है, मुझे ये बताएं कि इन दोनों नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शाबाश 7, इसके अंदर भी कितने हैं, 7। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, शाबाश 7, और इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 7। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। शाबाश, 14 में से 7 प्रोटॉन हैं तो पीछे डेफिनेटली न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, 7। तभी तो 7 7 मिलकर कितना हुआ, 14। अच्छा 15 में से 7 प्रोटॉन हैं तो डेफिनेटली बेटा 8 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। 8 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। अब इन दोनों नाइट्रोजन में फर्क किसका है, न्यूट्रॉन का फर्क है। किसका फर्क है, न्यूट्रॉन का फर्क है। एक और चीज मैं आपको लिख के देता हूं, आपसे सवाल करूंगा फिर, वो है फॉस्फोरस। वो है फॉस्फोरस। जस्ट अ मिनट, यहां पे अरेजर चाहिए। फॉस्फोरस नहीं, कार्बन। कार्बन, वो है कार्बन। कार्बन, कार्बन, कार्बन में आएगा 6, 6, और वो आएगा 12, 13, और आपने कार्बन 14 का नाम तो सुना ही होगा ना, चैप्टर 3 में कार्बन 14, कार्बन डेटिंग जब पढ़ा रहा था तब मैंने कार्बन 14 का जिक्र किया था। अब मुझे बताओ यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14। कार्बन का भी एक आइसोटोप ऐसा है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 14। इसको फुल स्क्रीन करें जरा, ऐसा है। अब मुझे बताओ अगर मैं पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करता तो 14 वाला नाइट्रोजन भी मौजूद है और 14 वाला कार्बन भी मौजूद है। इसका मतलब एक ही नंबर के दो एलिमेंट मौजूद है। अगर मैं बुलाऊंगा 14 तो कौन भागा भागा आएगा, नाइट्रोजन, साथ आएगा कार्बन भी आ जाएगा। अब इसका मतलब पहचान 14 से तो नहीं हो सकती, फिर पहचान किससे हो सकती है, शाबाश 7, और इसका किस नंबर से, 6। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का है, कार्बन का ही रहेगा। 7 एटॉमिक नंबर, 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का ही रहेगा। तो आज की ये सारी डिस्कशन का जो मकसद था वो ये आपको बावर करवाना था कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास को अहमियत नहीं दी गई। किसको दी गई, एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो हर एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है, उसी का होता है, उसके अलावा किसी का नहीं होता। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है। चलें भाई, ये एसएलओ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एसएलओ को समझने के लिए हमें ये डायग्राम क्लियर करनी पड़ेगी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जी बेटा। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस, देखा होगा सर हमने पहले भी। बाहर क्या मौजूद है, शाबाश, शेल। अच्छा, शेल के अंदर एक और सर्कल नजर आ रहा है और उसके अंदर आपको दो डॉट्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर आपको फर्दर आगे शेल नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, दो डॉट्स नजर आ रहे हैं, फिर आगे एक शेल नजर आ रहा है, फिर आगे आपको 3 सर्कल नजर आ रहे हैं, उसमें 6 डॉट्स नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या है, इस बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं है, ना ही हमारी लेवल पे ये बात डिस्कस होती है, लेकिन ये बताना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आगे का सफर इसके साथ ही होगा। मैं आपको ना सिंपल से एक बात बताना चाहता हूं, एटम की दुनिया कैसी होती है थोड़ा इमेजिन करवाना चाहता हूं। देखिए बेटा, इस तरह हमने पढ़ा ग्रेड 9th में कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, शाबाश। बाहर क्या होते हैं, शाबाश बोलो, शेल्स। शेल्स में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में, ऊपर वाले शेल से ऊपर वाले शेल में, वापस ऊपर नीचे इस तरह मूव करते रहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करते रहते हैं। ये सब कुछ क्या है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता।
एटम के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन कहां जाके पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में। अब 9th क्लास में अगर उन बातों को थोड़ा सा ना डिस्कस करें तो हमें 9th क्लास के चैप्टर आगे समझ नहीं आएगा, मुश्किल से समझ आएगा। मैं आपको आसान करके समझाता हूं। जिस तरह हमारे यहां गली होती है, गली के अंदर क्या होता है, एक कॉलोनी है ना, कॉलोनी। कॉलोनी में आप एंटर हो, सोसाइटी में एंटर हो, तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट लेन आती है, फिर आती है सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, इस तरह लेन्स बनी होती हैं। लेन में क्या बने होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स या घर बने होते हैं। घरों में क्या होते हैं या अपार्टमेंट्स में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। उन कमरों में कौन होते हैं, लोग होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें चार level समझने हैं। सबसे पहले लेन, जिसे हम कह सकते हैं हाउस। हाउस के रूम, रूम के अंदर कौन है जी, लोग। ये हमारा सेटअप है। एटम का भी ऐसा ही सेटअप है। शेल, क्या आता है, शेल। शेल अंदर सब शेल होते हैं। कैसे, ये देखें जरा, एक जरा पेज ऐड कीजिएगा यहां पे, हो सकता है बस्ती के पीछे, इधर इधर, ठीक है। ये देखें जी, हमारे यहां स्ट्रीट्स होती हैं, एटम के यहां स्ट्रीट्स तो नहीं होती। एटम के यहां क्या होते हैं, शेल्स। स्ट्रीट्स में हमारे यहां क्या होते हैं बेटा, हाउसेस। एटम के यहां हाउसेस तो नहीं होते, एटम के यहां होते हैं सब शेल्स। ये पहली दफा आप नाम सुन रहे हैं, आपको बताते हैं। हाउस के अंदर हमारे यहां क्या होते हैं बेटा, रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। एटम में सब शेल्स के अंदर रूम्स तो नहीं होते, क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। रूम्स के अंदर कौन होते हैं बेटा, पीपल्स, लोग होते हैं। हमारे यहां लोग तो नहीं होते, हमारे यहां तो लोग होते हैं। एटम के यहां क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। बस ये इतना फर्क है। हमारी जो गली है, एटम का वो शेल है। हमारा जो मकान है, एटम का वो सब शेल है। हमारा जो कमरा है, एटम का वो ऑर्बिटल है। और हम जो हैं एटम के अंदर वो नहीं है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम की दुनिया को समझना है हमें। अगर ये हमें एटम की दुनिया समझ आ गई तो हमें एटम को फर्दर समझना प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब आगे हमने यही समझना है, ठीक हो गया। ये जो हमने ग्रेड 9th में पढ़ा है ना, यहां तक ये जो चीज पड़ी है, देर इज समथिंग इन बिटवीन दीज शेल्स, इन शेल्स के दरमियान भी हैं। इसलिए तो ये दायरे नजर आ रहे हैं आपको, ये दायरे नजर आ रहे हैं आपको, ये इस चीज की निशानी है, ये इस चीज का हिंट है कि शेल्स के अंदर भी कुछ लेवल्स हैं जिनके अंदर जाके कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। समझ आ गया आपको। अच्छा चल, जो रियल पिक्चर है वो दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी इमेजिनेशन जरा डेवलप हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखाऊंगा जो अभी तक आपने पढ़ा है ग्रेड 9 तक, ताकि आप एक दफ़ा रिकॉल कर सकें। इसके साथ जो वीडियो पहले चल, हाँ जी ये प्ले कर दे, हाँ जी ऊपर वाली, जी फुल स्क्रीन करके। जी स्टूडेंट्स, तो अर्ली हिस्ट्री आपने एटम के बारे में देखी हुई है। तो सबसे पहले तो समझा जाता था कि एटम ये गोल सी एक चीज है, ठीक हो गया। और ये सारा कुछ आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया गया था। डॉल्टन्स थ्योरी के मुताबिक एटम एक सर्कल सी एक चीज थी, ठीक है ना। बाद में जाके पता चला नहीं नहीं, इसके सेंटर में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर इसके क्या होते हैं, शेल्स। और इन शेल्स में बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने ग्रेड 9th में पढ़ा है, और कहां पढ़ा है, चैप्टर 3 में पढ़ा है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये अभी तक का मॉडल हमारे जहन में है, ठीक है, जो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं
तो बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। यानी कि हर दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी हुई, एटम से मिलकर बनी हुई, ये हमें पता है। ठीक है, फर्दर एडवांसमेंट्स हुई, फर्दर रिसर्च हुई, तो कुछ और बातें भी पता चली कि शेल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनर्जी वेव्स। ठीक हो गया। ठीक है, और ये देखिए, ये आपको हर शेल का एक एनर्जी, ये बेसिकली बैटरी नहीं है, ये एनर्जी लेवल है। क्या है, एनर्जी लेवल। ये देखिए पीछे वो योर मीटिंग विल एंड आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पे मौजूद हर शेल का एक खास एनर्जी लेवल है। इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहेगा ना तो उसकी एनर्जी इतनी रहेगी। जब उसने ऊपर वाले शेल में आना है तो भाई उसको एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब और ऊपर आना है, बाहर वाले शेल में आना है, तो और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब ऊपर से वापस नीचे जाना है तो वही एनर्जीज क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखा ना, एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब का कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से दिया हुआ है। और बाद में ये लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में भी मैंने चैप्टर 3 में डिटेल से बताया था। बाद में जाके कुछ साइंटिस्ट ने बोला ये चीज, ये अब आपको वो क्या दिखाने लगा, जरा गौर से सुनो। बाद में जाके कुछ साइंटिस्ट ने बोला नहीं नहीं, शेल सर्कुलर नहीं होते, एलिप्टिकल होते हैं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, एडवांसमेंट्स होती गई और बाद में जाके पता चला फर्दर। ये देखें, ये आपको शेप्स नजर आ रही हैं, दीज आर द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहां तक तो हमने ग्रेड 9 में पढ़ा। अब मैं आपको जो क्लोजेस्ट पिक्चर है एटम की वो दिखाने लगा हूं, तो आपने ध्यान से उस पिक्चर को देख लेना है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कहां होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कहां पर होता है, वही सेंटर में होता है। न्यूक्लियस सेंटर में है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको मैं एक चीज दिखाने लगा हूं। एक मिनट, पता नहीं आपको शायद ये स्क्रीन पे नजर आ रही है, फुल स्क्रीन करें जरा, फुल स्क्रीन करें। ये आपको न्यूक्लियस के बाहर क्या नजर आ रहा है, आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, जो कुछ सर्कुलर हैं, जैसे ये देखो रेड कलर नजर आ रहा है आपको, ब्लिंक कर रहा है रेड कलर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, यहां पे। अच्छा, फिर आगे ये 2s के नाम से ये सर्कल ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, ये देखो ये ब्लिंक, कुछ चीजें ब्लिंक कर रही हैं जिनको मैं आप नोटिस करें। ठीक है, ये चीजें ब्लिंक कर रही हैं। एक्चुअली ये एटम की वो शक्ल है जो एक्चुअली बहुत क्लोज है रियलिटी के। इसमें आपको शेल्स नजर नहीं आ रहे, इसमें आपको शेल्स नजर नहीं आ रहे, जरा मुझे स्क्रीन में लेके। इसमें दरअसल क्या है, शेल्स हैं, शेल्स शेल्स हैं, उन सब शेल्स के अंदर डिफरेंट शेप्स के क्या हैं, और हम उनको बाहर से देख रहे हैं। अब तो अब हमें यहां शेल्स नजर नहीं आ रहे, हमें क्या नजर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। समझ आ गया आपको। अच्छा, अब मैं थोड़ी आपकी हेल्प करता हूं। आपने क्या करना, आपका एक टास्क है घर से, जब आप उसको कल करके आओगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। स्टूडेंट्स, आपने ये पीरियोडिक टेबल गूगल से खोलना है और उसके बाद आपने यहां पर लिखना है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को क्लिक करोगे तो इलेक्ट्रॉन को क्लिक करने पर ये आपको ना इस तरह की शेप्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह की शेप्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन एलिमेंट, हाइड्रोजन को पहले क्लिक करना है, फिर इसको क्लिक करना है, हीलियम को क्लिक करना है, फिर लिथियम को क्लिक करना है, फिर बेरिलियम को क्लिक करना है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स को आपने क्लिक करना है और इसको टिक करने की बेस पे जो जो शेप्स आएंगी आपने उनको ऑब्जर्व करना है। आपने उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आप ये ऑब्जर्व करोगे टोटल 4 तरह की शेप्स होंगी। टोटल कितनी तरह की शेप्स होंगी, 4 तरह। वो 4 तरह की जो टोटल शेप्स होंगी वो आपने कल मुझे लेक्चर के दौरान हाईलाइट करनी है कि सर ये शेप्स हमें नजर आई थी। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूं, हाइड्रोजन है तो एक सर्कल नजर आएगा। अच्छा, अगर मैं हीलियम को टच किया तो भी हीलियम के केस में मुझे क्या नजर आया बेटा, वही सर्कल नजर आया, वैसा ही सर्कल नजर आया। अच्छा, लिथियम के केस में आप जरा गौर करो तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझ जाओगे
कि आपको रेड कलर के अंदर एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है और बाहर क्या नजर आ रहा है, ब्लू। इसका मतलब इसके अंदर वाला जो रूम था वो फिल हो गया। कौन सा रूम फिल हो रहा है, बाहर वाला। है ये भी गोल, है ये भी गोल। अच्छा, अब चलते हैं बेरिलियम की तरफ। जी बेटा, लिथियम और बेरिलियम दोनों की शेप क्या आ रही है, सेम आ रही है। एल्यूमिनियम पे चलते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम के अंदर जरा जूम आउट करके देखें तो आपको ये जो शेप नजर आ रही है, इट्स लाइक अ डंबल, इट्स लाइक अ डंबल शेप। ठीक है। अच्छा, कितनी तरह की शेप्स टोटल देखिए अभी तक, दो। या सर्कल है, या अब नई शेप आई है वो क्या है, डंबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, सिलिकॉन को चलते हैं, सिलिकॉन पे। सिलिकॉन में भी ये जो शेप नजर आ रही है, इट्स लाइक अ डंबल लाइक शेप। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल आपने क्या करना है, इन तमाम शेप्स को वैसे ही एनालाइज करके आना है। अब आपको ये साइड पे एस पी डी एफ के नाम से कुछ चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं। कल का सारा लेक्चर हमारा इनके ऊपर होगा, इनको समझने के ऊपर होगा। इनको समझ लेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर में ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, कौन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। आज से एक बात आपने समझनी थी, और वो क्या है, शेल के आगे भी कुछ लेवल्स हैं। क्या क्या नाम है उनके, मेरे साथ रिपीट करो। शेल के आगे अगला लेवल क्या है, सबशेल। सबशेल के अगला लेवल क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। शेल तो हमने देख लिया है, कल हमने किसको देखने की कोशिश करनी है, सर्कल्स को और ऑर्बिटल। चलें जी, ओके जी। सवाल है आपका किसी तो कर लें, अदरवाइज कल हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।